करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान रसरी आवत जास से सिल पे पड़त निशान। मित्रों, चलिए आगे की कड़ी अब लोग हम लोग देखते हैं। घटना चक्र की जीएस दृष्टि में हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग प्रदूषण का लास्ट चैप्टर देखेंगे और एक इसी पार्ट में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा इन्वायरमेंट का पूरा सेक्शन। और उसके बाद फिर इसका मास्टर वीडियो कंपाइल करके आप लोगों के पास उपलब्ध भी हो जाएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग मित्रों पहले ही पूरा इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं, क्योंकि परीक्षा में इन्वायरमेंट से प्रश्न बहुत भर भर के बन रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आइए हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इन्वायरमेंट को समाप्त किया जाए। तो आइए हम लोग देखेंगे प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर इनको जब डिवाइड किया जाता है तो इसमें आप समझ सकते हैं गैसीय प्रदूषण, धूल के प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रियता। मतलब जो हम लोगों के एलिमेंट होते हैं रेडियो सक्रिय, जैसे आपके यूरेनियम और ये अन्य जो इस प्रकार के हैं, तो उनसे जो प्रदूषण होते हैं उस प्रकार को भौतिक आधार में रखा गया है। उत्पत्ति के अनुसार, मतलब जब इनको बनाया जाता है या तो इन्हें निकाला जाता है, उस हिसाब से देखें तो प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट, आप देखते हैं जब विस्फोट होगा तो उसमें प्रदूषण होंगे। और मानवोद्भित, जिसे एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सब याद रखें। मतलब मानवोद्भित मतलब हुआ मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कृषि से उत्पन्न प्रदूषण, कृषि में एग्रीकल्चर में भी आप समझते हैं बहुत से प्रदूषण किए जाते हैं कीटनाशक के रूप में वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर देखते हैं पर्यावरण के भाग के आधार पर। अब जो पर्यावरण का भाग है उसके आधार पर कैसे होगा, तो वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा और भूमि प्रदूषण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ाते चले आ रहे हैं, प्रदूषण के नाम पे यही 3 चीज़ पढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ते हुए भी चले आ रहे हैं। आज थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। प्रकृति के आधार पर जैव निम्नीकरण, जिसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि जो प्रकृति में आते हैं, निम्नीकरण मतलब वो आसानी से मतलब ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण रहित मतलब जो डिकम्पोज होते ही नहीं, तो वो क्या है, प्लास्टिक है, डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इत्यादि। इस प्रकार के प्रदूषक होते हैं जो समाप्त ही नहीं होते, बहुत से वर्षों में, बहुत सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं उनको ख़त्म होने में। अब इसके बारे में देख लेते हैं प्रदूषण के कुछ उसके जो परिभाषा हैं जो और उससे रिलेटेड गतिविधियां हैं उसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या है इसका, भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। किसमें किसमें, भूमि में, वायु में, जल में और यौगिक के रासायनिक अभिलक्षणों में। मतलब ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अनापेक्षित होते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, तो वो प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। प्रदूषक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक, ये क्या है, प्रकृति पर मानवीय प्रभाव, हम लोगों के द्वारा, अभी हम लोगों ने ऊपर शब्द देखा, मतलब मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप होता है उसे बोला जाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो बदल दिया गया है पूरी तरह मनुष्य के पर्यावरण के द्वारा। और एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्या है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण जो मनुष्य उत्पन्न करता है। तो तीनों शब्दों को विशेष ध्यान दें और इस शब्द पे भी सीधे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं वायु प्रदूषण, जो कि एयर पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा पे ध्यान दें तो मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों के कारण अवांछनीय परिवर्तन जो होता है उसे बोला जाता है वायु प्रदूषण। और उसके बाद स्रोत में देख लेते हैं, इनके स्रोत क्या हैं, तो प्राकृतिक स्रोत, जंगल की आग, जो जंगल में आग लगती है, ज्वालामुखी उद्गार और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से उत्पन्न जो गैस होती हैं, जो कोई जैविक पदार्थ जलेगा या सड़ेगा गलेगा तो गैस निकलेंगी। वो कौन सी गैस निकलती हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये काफ़ी खतरनाक गैस होती हैं। इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि सड़ने गलने वाली गैसें कौन कौन सी हैं जो मतलब किसी पदार्थ के सड़ने गलने से निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं।
मानव जनित स्रोत कौन कौन से हैं? गैसें व धूम्र। गैसें तो आप समझ ही सकते हैं, कुछ जो गैसें मनुष्य के द्वारा भी बनाए जाते हैं या फिर निर्मित होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या वगैरह वगैरह। और धूम्र आप समझ सकते हैं, जब कोहरा होता है, कोहरे में पार्टिकल, जो धूल पदार्थ के पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल जब उसमें टहलते हैं तो वो उनसे मतलब रिएक्शन करके स्मॉग बना लेते हैं। स्मॉग जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और जिसका असर हम लोगों की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। और इसी की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी के सीज़न में जब अक्टूबर से लेके इधर लास्ट जनवरी तक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उसके बाद फिर कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा छोटे कण। ऊष्मा ईंधन को जलाने से, ईंधन को जब जलाएंगे तो उससे जो ऊष्मा निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं पैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में भी आया है। तो पैन का सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका फुल फॉर्म है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाता है ये। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों के विकास में कमी कर देता है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली वो पौधों में पाए जाते हैं, उन्हीं से वो रिएक्शन करके कार्बन डाई ऑब्जॉर्ब करते हैं, उनका प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उसको ये क्षति पहुंचा देते हैं, काफ़ी खतरनाक है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली का अवरोधक होते हैं। एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव मानव नेत्र में जलन उत्तेजना का कारण होते हैं, पैन। उसके बाद फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। प्राथमिक वायु प्रदूषण कौन कौन से हैं? प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिश्रण, उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और द्वितीयक वायु प्रदूषक जो द्वितीयक होते हैं, प्राथमिक नहीं होते, ये प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने बताया ना, जो स्मॉग बनता है वो द्वितीयक प्रदूषक में आता है। स्मॉग क्यों द्वितीयक में आता है? क्योंकि वो मतलब रिएक्शन करते हैं, पहले वाले जो प्रदूषक होते हैं उनसे रिएक्शन करके ये द्वितीय मतलब एक भयानक रूप ले लेते हैं। इसमें आप देखेंगे ओजोन लेयर जो हम लोगों की रक्षा करती है वो भी ऐसे ही बनती है। ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे तो O2 ऑक्सीजन गैस को नॉर्मल O2 से बताया जाता है, जब ये ऑक्सीजन से हाफ O2 से रिएक्शन करेंगे तो O3 ये निर्माण करते हैं, जिन्हें ओजोन बोला जाता है। स्मॉग अभी हम लोगों ने देखा, धूल के पार्टिकल्स जब वातावरण में मतलब उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस स्मॉग आपके ऊस पड़ती है, मानसून के टेम्परेचर में जो नमी होती है, नमी से जब वो रिएक्शन करते हैं तो धुंध बना लेते हैं। और पैन आदि अभी हम लोगों ने देखा, ये द्वितीय प्रदूषण के रूप में आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं लेड, शीशा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वाहनों में पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पेट्रोलियम में इनको मिक्स किया जाता है। वायु प्रदूषक इंजन में नॉकिंग रोकने हेतु प्रयुक्त होता है। और परिशोधशाला में तकनीकी उन्नयन के कारण पेट्रोल लेड रहित है। लेड रहित पेट्रोल का मतलब उत्पादन किया जाता है। बच्चों के दिमाग के विकास में बाधक होता है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है कि लेड का असर कहाँ होता है, तो बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनका दिमाग का विकास बहुत कम हो पाता है। वयस्कों में हृदय एवं श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, तो जो वयस्क हैं उनके लिए हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं इससे। आइए उसके बाद फिर आगे देखते हैं प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, इसके बारे में। अंग्रेजी नाम इसका क्या है? स्मॉग। और स्मोक और फॉग दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फॉग क्या होते हैं? फॉग होता है पार्टिकल, छोटे छोटे मतलब नमी युक्त पार्टिकल्स। आप ऐड देखे होंगे ना, फॉग वो स्प्रे मारते हैं परफ्यूम वाला, उसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी जैसे पानी की बूंदें होती हैं, तो वो उनको स्मॉग धुएं के साथ जब वो मिक्स करके रिएक्शन कर लेते हैं तो ये स्मॉग का रूप ले लेते हैं। वायु प्रदूषण की एक अवस्था है ये, और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के बारे में देखिए।
गाड़ियों और प्रौद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों का जन्म ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि इन्हीं से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण, विशेष रूप से निर्माण स्रोत क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा चेन है, ये पूरा कंप्लीट करके तब जाके वो स्मोक का रूप ले लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं फ्लाई ऐश के बारे में। काफ़ी सुर्खियों में रहा है इस समय, बराबर यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी बनी है। सिविल सर्विस में 2-3 बार इस पर प्रश्न आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फ्लाई ऐश के लाभ पहले देख लेते हैं, लाभ क्या क्या है। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन, एक्चुअली फ्लाई ऐश है क्या, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। फ्लाई ऐश उसे बोलते हैं कि जब आप देखे होंगे कि ईंट के भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे हैं या तो कोयला जहाँ दहन होगा, कोयले से दहन होने के बाद जो उसकी राख निकलती है, वो राख जब वायुमंडल में वो काफ़ी दिनों तक उड़ती है, या तो उसे डंप करते हैं। कोयला दहन मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में आप देख सकते हैं कि कोयला जब जलाया जाता है तो बड़े बड़े चैम्बर बने होते हैं जिसमें जलाया जाएगा तो उससे राख निकलेगी। तो उस राख को निकाल के किया क्या जाए, निकाल के कहीं डंप कर दिया जाता है। तो वो डंप किए हुए राख एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे, चूँकि इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो आसानी से उड़ते हैं, और जब वो उड़ेंगे तो वो मतलब नुकसान करेंगे आसपास के वातावरण, और दूर दूर तक काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो इस पे कई काम किया गया, गवर्नमेंट ने इसका सबसे बढ़िया फार्मूला निकाला कि इसे क्या किया जाए कि सीमेंट की ईंटों के निर्माण में इनको भेज दिया जाए, सीमेंट निर्माण फैक्ट्री में डाल दिया जाए फ्लाई ऐश को, जिससे वो उसको मजबूती भी पकड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं तो वो आसानी से चिपक भी जाते हैं और मजबूती भी मिलती है, और हम पर्यावरण के पॉल्यूशन से बचा भी सकते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो इसके लाभ हैं वो देखा गया है। तो आइए उसी पे ध्यान देते हैं। एक्चुअली फ्लाई ऐश क्या है ये आप लोगों को हमने समझाया, आप उसे ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब अगर देखें, फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। आप देख रहे हैं ना, सीमेंट की बनी हुई ईंटों से ज़्यादा मजबूत होती है। भूमि भराव व खानों के भराव में प्रयोग होता है। खान, वहाँ से खान अगर मतलब खनन किया गया है, कोयला निकाल लिया गया, तो रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए उसमें डाला जा सकता है आसानी से। हाँ सही है। खेतों में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और फसलों की पैदावार भी अधिक होगी। तो एग्रीकल्चर में भी देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसकी हानियाँ क्या है, श्वसन तंत्र के रोग हैं, तो काफ़ी छोटे पार्टिकल हैं, वायुमंडल में फ्रीली मूव करेंगे तो ये काफ़ी हानिकारक भी होते हैं। पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो वो देखते नहीं कि मतलब धूल मिट्टी की तरह लगे रहते हैं पत्तियों पे, तो वो प्रकाश संश्लेषण में बाधा हो जाएगा। वायु की गुणवत्ता में कमी करेंगे, तो जब वायु में रहेंगे तो उसकी गुणवत्ता तो करना ही है इनको कमी। अब आइए देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बने हैं, अब बराबर बनते हैं। ये एक जहरीली गैस है, बहुत जहरीली गैस है। 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोत है, मतलब 90% प्राकृतिक स्रोतों से निकलता है। 10% मात्रा इसका क्या है, ईंधन पदार्थों के दहन से होता है। कौन से ईंधन, जो हमारे लोगों के मतलब बाइक से लेके वो कार वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पेट्रोलियम में आपका डीजल हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, उनसे निकलने वाली ये खतरनाक गैस है। रंगहीन तथा अति विषैली गैस प्राथमिक वायु प्रदूषण है। ये प्राथमिक वायु प्रदूषण में रखा जाता है। रंगहीन है, अति विषैली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पूछा गया। वायुमंडल में अल्पकाल के लिए विद्यमान और CO2 में ऑक्सीकरण, CO2 से ऑक्सीकरण करता है। ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन करता है। तो ये इसलिए काफ़ी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ाव कर लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी करता है। एक्चुअली समझिए, जो हम लोगों का ब्लड सेल होता है जो धमनियों में टहलता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका कार्य क्या है कि वो ऑक्सीजन का संवहन करे।
हम लोग जब सांस के द्वारा विभिन्न प्रकार की गैसों को लेते हैं तो आप सोच रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं तो सोचिए हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, नाइट्रोजन पूरा का पूरा शरीर से वापस चला आता है क्योंकि इसका यूज नहीं है। ऑक्सीजन का यूज है, ऑक्सीजन जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ये जब बॉन्डिंग करेगा तो अब चूँकि ब्लड क्यों शरीर के सभी अंगों में दौड़ रहा है, तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो उसी के साथ खून के साथ दौड़ता रहेगा और ब्लड के साथ जब वो दौड़ते दौड़ते सर से लेके पैर तक पूरा ट्रेवल करता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है ऑक्सीजन का यूज करते रहते हैं। अब होता क्या है कि ये एक्चुअली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सीधे जाके हीमोग्लोबिन के साथ खुद अटैच हो जाता है। अब ये अटैच हो जाएगा तो ऑक्सीजन अटैच होने का जगह नहीं बचेगा, तो इंसान को घुटन महसूस होगी और उसे मतलब वो सांस तो लेगा, ऑक्सीजन तो जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी उसको, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से बॉन्डिंग बना लिया है और जब वो बॉन्डिंग बना लिया है तो ये इसीलिए इसे विषैली गैस माना जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज़ तो है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये खतरनाक बन जाता है, ऑक्सीजन के अभाव से इंसान की मौत हो जाती है। तो देखना है रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता में काफ़ी कमी पहुंच जाता है, खुद बॉन्डिंग कर लेगा तो वो नुकसान उसे ही पहुंचाएगा। उसके बाद फिर आइए देख लेते हैं आगे क्या है, साइक्लोन सेपरेटर। अब साइक्लोन सेपरेटर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी जी, ये क्या है, आउटलेट शुद्ध हवा को बाहर निकाल रहा है, इनलेट प्रदूषित हवा को अंदर ले रहा है और ये एक सिलेंडर बना है। ये सिलेंडर, ये एक्चुअली जो रूप आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है कि मतलब ऑक्सीजन मतलब हवा को प्योरीफाई करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जगह जगह आपने देखा होगा कि मतलब आर्टिफिशियल हार्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं। मतलब बड़ा सा एक हृदय बनाया जा रहा है कि जो अच्छा खासा कार्य करके मतलब एटमॉस्फेयर में जो खराब प्रदूषण हैं, प्रदूषित एयर हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करके अच्छी एयर दे। तो इधर से इनलेट से आप देख रहे हैं कि हवा अंदर, प्रदूषित हवा अंदर जाएगी, घुमावदार है, अंदर जाके वो सर्किल की तरह, भंवर की तरह घूमेंगे, आउटलेट से शुद्ध हवा बाहर आएगी और निकासी द्वारा जो उसके संकलित कंकड़ीय पदार्थ हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब कंकड़ीय पदार्थ कौन कौन से आपको बताया ना, ये पार्टिकुलेट्स मैटर्स होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं मात्रा में। आप लोगों ने देखा होगा जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो PM 0.5, PM 0.1.0 ये सब आप बार बार सुने होंगे कि ये नामकरण से संबोधित किया जाता है कि ये सब है। तो ये पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, कितने छोटे कण हैं, ये कणों के व्यास बताए जाते हैं, इन कणों की वजह से कैसे कैसे पॉल्यूशन फैल रहा है। फ्लाई ऐश के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देते हैं। फ्लाई ऐश कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के परिणाम स्वरूप उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने देखा, हमने आपको बताया कि उपोत्पाद के रूप में मतलब वहाँ से जब कोयला जलाया जाएगा तो राख के रूप में उत्पाद होता है। संघटक क्या होता है इसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें उपस्थित होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, फेरिक ऑक्साइड होते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। 4 प्रकार के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। उपयोग क्या है, ईंटों के उत्पादन में किया जाता है और कंक्रीट के उत्पादन में, पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ये सब इसके उपयोग हैं। दुष्प्रभाव क्या है, श्वसन संबंधी रोग होता है, पौधों के पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। आइए अब देखते हैं रेडान गैस, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडोर वायु प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। कहाँ का, इंडोर का। इंडोर मतलब क्या हुआ, दरवाजे के अंदर का, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये घर के अंदर है, घर के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर, इंडोर का है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है ये, और रेडियम से ये उत्सर्जन होता है इसका। दुष्प्रभाव क्या है, फेफड़े के कैंसर का जिम्मेदार है ये, रक्त कैंसर के लिए जिम्मेदार है और प्राकृतिक रूप से ये मृदा में उत्सर्जित होता है, इसका उत्सर्जन होता है प्राकृतिक रूप से। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एशियाई भूरे बादल में एरोसाल्ट की मात्रा होती है लगभग कितना, 85%। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गैसें हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने देखा।
वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करते हैं? लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है, ये एक्चुअली जब वायु प्रदूषण, और इसके बारे में आपको मैं बताऊं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधा है। ये चट्टानों पे पाए जाते हैं, ये पत्थर नहीं होता, ये पत्थरों के ऊपर उगते हैं, और पत्थर को आप देखेंगे ना तो इनकी जड़ें जहाँ रहती हैं वो धीरे धीरे इनके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड से ये पत्थर को भी काट देते हैं। इतना इतना खतरनाक होते हैं पौधे। हाँ, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इनका उपयोग जो है वो किसके लिए किया जा रहा है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। जैविक सूचक मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जहाँ पे लगेंगे, एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण है वायु, उसको ये इंडिकेट करेंगे। इनका जब ये फीके हो जाएंगे, अगर स्वच्छ एयर मिलेगा तो ये अच्छे रहेंगे, और एयर जब ख़राब होगी तो ये धीरे धीरे सूखने शुरू करेंगे। तो उससे हमको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में एयर की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक प्रदूषक विघटित कर लेते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जो आसानी से, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित कर लिए जाते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, पेड़ कोई सड़ गल के, पेड़ मतलब कोई सूख के गिर गया तो वो देखेंगे धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक उसमें दीमक लगेंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उसको खा के मिट्टी बना देंगे। तो उसी के बारे में बात हो रही है। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से चीज़ें इसमें उपस्थित हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आप देख रहे हैं कितनी जहरीली गैस है। और हाइड्रोजन के साइनाइड होते हैं। साइनाइड सबसे पॉइजनस आइटम है इस धरती का, आप समझ सकते हैं। साइनाइड बहुत खतरनाक होती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये भी काफ़ी जहरीली है। और बेंजीन, ये भी काफ़ी जहरीली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सीधे पूछे जा सकते हैं। सिगरेट के धुएं में कौन कौन सी गैसें हैं, तो इसे याद रखें। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया गया। किसके साथ? हेलसिंकी प्रोटोकॉल के अंतर्गत। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के लिए हानिकारक कौन सी अम्ल वर्षा हो रही है, तो उसमें कौन सी, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो ये पूछा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मीलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो सल्फर के डाइऑक्साइड। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, अब भी आने के चांसेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अम्लीय वर्षा, सल्फर के डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा को झील कातिल, लेक किलर भी कहा जाता है। लेक किलर भी इन्हें बोला जाता है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई है। कहाँ पे? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। और कुछ तथ्य देख लेते हैं। जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की घटना कहलाती है सुपोषण, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसे BOD की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलेंगे जैव रासायनिक ऑक्सीजन। ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है गंगा में? तो ये कानपुर, इलाहाबाद और प्रयागराज के मध्य। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक। भूमिगत जल मतलब ये ज़मीन के अंदर जो कुएं से या पंपिंग सेट से हम लोग जल निकालते हैं, उस जल की बात की रही। उनको सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा तत्व करता है? तो आर्सेनिक है। आर्सेनिक का बेहतर अवशोषण माना जाता है धान का पौधा अगर लगा है तो वो काफ़ी अच्छा आर्सेनिक का अवशोषण कर लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन का दहन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। भारी कण वर्षा के साथ शहर पर भी प्रभाव होता है। ऐतिहासिक भवनों के पत्थर का अपघटन हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा ना, ताजमहल के ऊपर
आम्ल वर्षा हुई थी तो वहाँ खतरनाक परिणाम आए थे। मनुष्य में नेत्र व गला संबंधी रोग होता है। आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर पर हानि पहुंचाते हैं ये। और जो हल्के कण होते हैं वो वायु जलवाष्प में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा कराते हैं। ये काफ़ी चूँकि हल्के हैं तो ये काफ़ी दूर तक वायुमंडल में चले जाएंगे और दूर जाके कहीं इनसे वर्षा होगी, वहाँ प्रभाव पड़ेगा। पौधों की पत्तियों को क्षति पहुँचाते हैं। श्वसन या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। फसल की वृद्धि में रुकावटें उत्पन्न करेंगे। तो जब पौधे श्वसन नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो वो तो जाहिर सी बात है वृद्धि उनकी रुकेगी ही। और प्रभाव में क्या पड़ता है, मृदा के पोषक तत्वों का अलगाव हो जाता है। एल्युमिनियम यौगिक मुक्त होकर वृक्षों को क्षति पहुंचा देते हैं। और उसके बाद वर्षा द्वारा एल्युमिनियम का झीलों एवं तालाबों में प्रवेश हो जाता है। अब जब बारिश होगी तो वो झील और तालाब में जाएंगे तो वहाँ पे जाके भी ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। मेढक व मछलियाँ अम्लीय जड़ में अंडे देने में असमर्थ होते हैं। तो अम्लीय जल अगर रहेगा तो वहाँ पे मछलियों और मेढक अंडे नहीं दे पाएंगे तो वो सर्वाइव करना उनको मुश्किल है, क्योंकि एक जनरेशन कब तक चलेगी, 1 साल 2 साल 4 साल, उसके बाद नेक्स्ट में खाली हो जाएगा पूरा तालाब, मेढक मछलियाँ रहित हो जाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आम्ल वर्षा पर जलीय तंत्र का क्या प्रभाव होता है। अम्ल के अणुओं द्वारा मछलियों के गिल के ऊपर म्यूकस का निर्माण होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ऑक्सीजन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। जीवों में ब्लैक फुट बीमारी, आप देख रहे हैं ना, ब्लैक फुट बीमारी इसी की वजह से होती है, आम्ल वर्षा के कारण। मछलियों की मृत्यु, कई मछलियों के अंडों का हैच, अंडे से बच्चे का निकलना न हो पाना, मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, वो इतना मतलब कठोर हो जाएगा। और निम्न पीएच मान इसका काफ़ी निम्न होता है। ऊतकों का लक्षण जो है संतुलन समाप्त हो जाता है। और पीने के पानी एवं भोजन के माध्यम से भोजन विषाक्तता हो जाती है, पॉइजनस हो जाएगा। और मेफ्लाई की मृत्यु हो जाती है। मेढकों को भोजन का अभाव हो जाता है, तो मेढक मेफ्लाई को बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनकी मृत्यु होने की वजह से मेढक भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर जल प्रदूषण देखते हैं कैसे कैसे फैलते हैं। वहित मल जो एटमॉस्फेयर में बाहर में होते हैं, आसानी से बारिश हुआ तो ये जल में मिक्स करके तालाब या कहीं और जाएंगे तो वहाँ से फैलाएंगे। और जलाशय में पोषक तत्वों नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि अगर हो जाएगी किसी जलाशय में, उससे क्या होगा, शैवाल ब्लूम और जलीय पौधों में वृद्धि हो जाएगी। आप समझ सकते हैं जब कहीं भी अगर ज़्यादा पोषक तत्व हो जाएंगे, अब होता नहीं है, जैसे आप इसे इमेजिन कीजिए छोटे से एग्जांपल से, मान लीजिए कोई भंडारा खुला खाना पीने का। अब भंडारे में वो लोग खाना क्या देते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे कि पूड़ी देंगे या तो चपाती देंगे, फिर उसके साथ आपको सब्जी देंगे, 1 या 2 सब्जी रहेगा, नॉर्मल सब्जी रहेगी, आप खाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप इमेजिन कीजिए कोई भंडारा खुला है और उसमें खूब कम से कम 20-25 प्रकार की एकदम अच्छी अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, बहुत सी वैरायटियाँ मिल रही हैं और बहुत अच्छा अच्छा सब जैसे आप चाहेंगे। कहीं आपको गर्म चपाती मिल रही है तो कहीं आपको पूड़ी मिल रही है, कहीं तो नान वाली रोटी मिल रही है, कहीं कुछ और मिल रही है, तो मतलब सभी प्रकार के सिस्टम उसमें विद्यमान है, सब आइटम। वहाँ कितनी भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी, संभालना कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। सेम कंडीशन आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए, जलाशयों में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा हो जा रही है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जब वहाँ पे वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, तो बहुत सारे पौधे जमेंगे, इतने पौधे जमेंगे कि वो पूरे के पूरे वाटर बॉडी को आप देखेंगे तो वो पूरे घास की बॉडी दिखेगी, ऐसे लगेगा जैसे ये लैंड है, ज़मीन है कोई, जबकि वो रहती है वाटर बॉडी। उसके बाद फिर जलाशय की सतह पर विस्तार होता है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी, जब इतना सघन हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होना जाहिर सी बात है। जहर का श्रावण उत्सर्जन होता है। जलीय जीवों, मछलियों आदि की मृत्यु हो जाती है और जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब सफोकेशन होगा तो बहुत से जीव मर जाएंगे। जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों के अवशिष्ट द्वारा जो नदी में बहाए जाते हैं, ये अगला सोर्स हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, कसाई खानों का अपशिष्ट जहाँ पे होगा तो ब्लड वगैरह विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकलेंगी जो काफ़ी नुकसानवर्धक होंगी। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नाक नी संलक्षण, पैरों का मुड़ना फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाक नी संलक्षण इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। जैव शौचालय प्रणाली में
अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों का विखंडन कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देते हैं। फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं अम्ल का जमाव। अम्ल का जमाव कैसे होता है? वर्षा, कोहरा या बर्फ के द्वारा। आर्द्र जमाव जो होगा, आर्द्र मौसम में आर्द्र जमाव होगा, वर्षा, कोहरा या बर्फ के द्वारा होगा। और शुष्क मौसम में शुष्क जमाव होगा। ये कैसे होता है? ये वायु द्वारा बहकर लाए गए कणों द्वारा, अम्लीय गैसों द्वारा ये शुष्क जमाव होता है। अब आर्सेनिक से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्वचा का कैंसर होता है, ब्लैक फुट होता है, और उसके बाद डायरिया होता है। डायरिया देख रहे हैं बच्चों में आज भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत खतरनाक बीमारी है। और उसके बाद पेरिफेरल न्यूरिटिस, ये भी बीमारी होती है। और उसके बाद फेफड़े का कैंसर होता है। और हाइपर केराटोसिस होता है, जिसमें मतलब ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये विभिन्न प्रकार की आर्सेनिक से होने वाली बीमारियां हैं। आर्सेनिक हम लोगों के भूमि जल में उपस्थित होता है। बीओडी देख लेते हैं, बायोलॉजिकल, जिसे बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, हिंदी नाम है इसका। जैविक जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसमें मुख्य इकाई क्या है? जल प्रदूषण का मापन के लिए है, जल में कितना प्रदूषण है उसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अधिक मात्रा जल संक्रमण का सूचक है ये। अवधारणा इसकी क्या है? अपघटन की दर में वृद्धि कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि करेगा, जिससे अपघटन की दर में वृद्धि होगी। और ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि, इससे क्या होगा? घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई, इसका मतलब। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा समझिए कि जब कहीं पे भी अगर अभी हम लोगों ने देखा ना कि किसी तालाब या वाटर बॉडी में पौधे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ सफोकेशन हो गया। तो जब सफोकेशन हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई ना। तो उसी कमी को मतलब ये एक्चुअली क्या है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा पौधे उग गए हैं कि इसमें ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है। अब जब ऑक्सीजन कम हो गया है तो यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी सब सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैव विविधता ऐसे ही तो चलता है, एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ये उनके जीवन के लिए काम आएगा, वो कोई दूसरा है दूसरे के जीवन के लिए काम आएगा। तो ऐसे ही साइकिल बनी रहती है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन का अभाव होगा तो सबसे पहले तो जल के अंदर वाले विलीन हो जाएंगे, जब वो विलीन होंगे तो ऊपर भी किसी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसी चीज़ को ये ग्राफ बना के मतलब काफ़ी अच्छा फार्मूला दे के बनाए हैं। आगे चलिए, समुद्री पर्यावरण, समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें हैं? आईएमओ सबसे पहले इस बॉडी को देख लेते हैं। पूर्ण नाम क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कहाँ पे? जिनेवा में। 1982 में नाम इसका परिवर्तन किया गया था। स्थापना के समय नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। तो अभी तो हम लोग फिलहाल आईएमओ के नाम से ही जानेंगे। मुख्यालय कहाँ है? लंदन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विशेष एजेंसी कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। उसके बाद फिर देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को कहा जाता है ध्वनि। ध्वनि तो नॉर्मल सबको पता है। अधिक तीव्रता वाली ध्वनि का नाम है शोर, हम लोग शोर बोलते हैं उसे। तेज ध्वनि को वातावरण में उसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बिना उत्पन्न करना कहलाता है क्या? ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि का मापन किया जाता है डेसिबल में, डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। यहाँ से प्रश्न बने भी हैं तो इसको एक नज़र आप हल्का सा देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। ध्वनि स्रोत डेसिबल स्तर में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्तियों की सरसराहट, ये 20 डेसिबल के अंदर आता है। फुसफुसाहट मतलब धीरे से चुपके से कोई बात कर रहा है जैसे आप लोग करते हैं, ये 30 डेसिबल है। कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनियाँ जो 40 डेसिबल के अंदर आती है। सामान्य बातचीत जहाँ हम लोग सामान्य नेचुरल बातें करते हैं 60 डेसिबल में आता है। ट्रक की आवाज़ बगल से गुजरती है तो वो 80 से 85 डेसिबल होता है, काफ़ी शोर होता है।
जेट इंजन की आवाज़ जब बड़ी इंजन जाएगी तो उसका 120 डेसिबल के आसपास आता है, काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। और जेट प्लेन का उतरना, जब वो उतरते हैं तो 150 डेसिबल की आवाज़ आएगी लगभग। और रॉकेट इंजन जब चलता है तो 180 डेसिबल के आसपास आवाज़ आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। ये पूरा नहीं याद रखना है, एकदम एग्जैक्ट फैक्ट नहीं आता, बस स्लैब थोड़ा सा याद रखें कि फुसफुसाहट देख रहे हैं 30 से लेके सामान्य बातचीत 60 के अंदर में, तो मतलब इतने में नॉर्मल आती है। बातचीत करने का ये रेंज होता है 30 से 60 तक। और 80 से लेके 120 तक ये थोड़ी भारी आवाज़ है, 20 के बाद बहुत भारी आवाज़ होती है। और पत्तियों की सनसनाहट एकदम कम होती है 20 के आसपास। तो बस इतना हल्का सा ध्यान रखेंगे, इतने से प्रश्न बन जाएगा। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आजकल तो देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं परीक्षा में। एग्जामिनर पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में अब देख लेते हैं। खाद उर्वरक के प्रयोग के द्वारा कैसे होता है। समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव पड़ता है इससे। अगर जो खाद वाद हम लोग उर्वरक की इस्तेमाल करते हैं खेत में, वो समुद्र में कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, वो उसको भेजेंगे तो बारिश होगी, बारिश से पानी नदी तक जाएगा, नदी से फिर समुद्र तक जाएगा, तो जाके स्टोर तो समुद्र में हो रहा है। तो कितना लंबा चेन है आप देख सकते हैं। फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं ये। शैवाल तीव्र वृद्धि से बढ़ेंगे, दुष्प्रभाव इसका क्या होगा। मछलियाँ व अन्य जीवों के लिए जहर समान होती हैं ये। जब शैवाल वहाँ पे, जहाँ पे ये उपस्थित हैं, एक्चुअली आप देख रहे हैं ना, ये चेन क्या है, ये यहाँ से पोषक पदार्थ समुद्र में गया, समुद्र से में मात्रा इसकी अच्छी खासी जब बढ़ी तो वहाँ शैवाल बढ़े तो मछलियों के लिए वो जहर हो गया। और सूर्य के प्रकाश में अवरोधक हो जाता है, मतलब वाटर बॉडी में नीचे तक प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता। और उपयोगी समुद्री घास जो होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और समुद्री पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं मृदा प्रदूषण का प्रभाव और कौन कौन से प्रभाव हैं। मृदा अम्लीकरण होता है। अम्लीकरण होना जैसी बात है, जब उस पर उर्वरक भेजे जाएंगे तो वो अम्लीकरण होगा ही। पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश हो जाता है, और खाद्य श्रृंखला द्वारा जीव जंतु और मनुष्यों में भी प्रवेश कर लेते हैं। अभी देख रहे होंगे कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ कीटनाशक का उपयोग होता है या विभिन्न प्रकार के उर्वरक खाद होते हैं, उससे बहुत सी बीमारियाँ, ये कैंसर तो मुझे लगता है सारा जन्मजात वहीं से उसी का लिया हुआ है। कि ये पोषक पदार्थों में जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल की जाए, डाई, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, वो पौधे लेंगे, पौधों के द्वारा पौधों के फल हम खाएंगे तो हम लोगों के अंदर आएगा, तो फिर उसका कहीं ना कहीं लंबा एक चेन दुष्परिणाम होता है। मृदा अपरदन, बाढ़ और सूखा जो होगा उससे भी मृदा प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता है। और उसके बाद सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा, छोटे जीव मरेंगे तो। मृदा क्षारीकरण हो जाएगा। और जल प्रदूषण, लेड व आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। और पेस्टिसाइड, खतरनाक रसायनों द्वारा उर्वरक में ह्रास होगा और फसल गुणवत्ता में गिरावट आएगी, राजस्व की हानि होगी, पैसे की हानि तो होगी ही। वनों में कमी आएगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीट बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर और वन में कमी आएगी और पेड़ जो बचे हैं सूखेंगे, फिर वो ऐसी चेन बनेगी कि मतलब पूरा सर्वाइव भी करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं नाइट्रोजन के प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा, जल तथा वायु तीनों प्रदूषण होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। उर्वरकों से ऐसा नहीं कहा जा सकता सिर्फ जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण होता है, ये मृदा, जल और मिट्टी तीन के तीनों होते हैं। कृषि मृदा में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक पादपों को नाइट्रोजन के रूप में 33% प्राप्त होता है। क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में निर्मुक्त होते हैं। और मवेशी अपशिष्ट में क्या होता है, सह उत्पादन के रूप में अमोनिया निर्मुक्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन के अवयव पाए जाते हैं। और फुक्कुट अपशिष्ट में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं, जो नाइट्रोजन के प्रदूषण के रूप में होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन एक यौगिक के रूप में रहेगा, उस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब प्लास्टिक प्रदूषण देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया परेशान है इससे। कुछ फैक्ट क्या है। पॉलीथीन, इथिलीन, C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। प्लास्टिक का थैला
एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे प्राप्त किया जाता है एथिलीन के बहुलीकरण के कारण। तो इसका जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना, C2H4 और होल ट्वाइस EN लगाया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे मतलब ये हुआ कि ये अनंत काल के ये बनते चले जाते हैं और ये डिग्रेडेबल ही नहीं होते, ये ख़त्म ही नहीं होना जानते, इतने खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक, लोहा, शीशा अक्षयकारी प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये ख़त्म होने की कगार पे जल्दी नहीं पहुंचते, इसलिए इन्हें रखा जाता है नॉन डिग्रेडेबल में कि आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषण, कुछ तथ्य देख लेते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी कि कौन सी गैस थी? मिथिल आइसोसाइनाइड, इम्पॉर्टेंट है। मिथिल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग किया जाता है कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है, कीटनाशक बनाने में। यूक्रेन, तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में हुई नाभिकीय दुर्घटना की तिथि 26 अप्रैल 1986 थी। तो इस समय कहाँ? यूक्रेन में ऐसी घटना एक बार हुई थी। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारण होता है, ऊष्मा इससे निकलती है जो कि एक प्रदूषण का कारण होता है। ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में बात हो रही है जो कि काफ़ी खतरनाक है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं? कायिक प्रभाव, ऊतकों व अंगों को क्षत पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना, और एनीमिया व रक्तस्राव आदि के कारण उनका मृत्यु हो जाना। और आनुवांशिक प्रभाव क्या पड़ता है? अभी तक आप लोगों ने देखा ऐसा कोई प्रदूषण नहीं था जो आनुवांशिक हो, लेकिन अब देख रहे हैं रेडियो एक्टिव चालू हो गया। आप इसको समझ सकते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं। मतलब जनरेशन की जनरेशन, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पता चला एक आनुवांशिक फैक्टर हुआ तो किसी का दाहिना अंग काम ही नहीं कर रहा, और पता चला उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे 3-4 जनरेशन तक ऐसे चलता ही रहा। किसी की एक आंख नहीं काम कर रही, किसी का मतलब सर टेढ़ा हो गया। तो ये आनुवांशिक होते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि कई पीढ़ियां इसमें भुगतती हैं। ड्रोसोफिला पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इससे उत्परिवर्तन दर में वृद्धि होती है और आनुवांशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर जैव उपचार, जैव उपचार के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थानी इन सीटू और एक्स सीटू काफ़ी परीक्षाओं में आजकल आ रहे हैं, ट्रेंडिंग के प्रश्न हैं। जैव छिड़काव, बायो स्पायरोजीनिया, भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है, किसके द्वारा? जैव छिड़काव के द्वारा। जैव संवर्धन क्या है? अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना, ये क्या है? जैव संवर्धन है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रदूषित स्तर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, किसी छोटे से प्लेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत सी चीज़ें, कूड़ा कचरा ये सब फेंकी गई हैं। हमने क्या किया कि जो बायोडिग्रेडेबल के छोटे छोटे जीव होते हैं उनको कंटेनर में भर के लाए, यहीं पलट दिए। वो धीरे धीरे बेचारे क्या करेंगे, इसको नष्ट करके कोलैप्स करके खा जाएंगे, मिट्टी बदल देंगे। तो ये काफ़ी उपयोगी काम भी है। और उसके बाद बायो स्टिमुलेशन, पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग करने का काम है। और उसके बाद बायोवेटिंग, बायोवेटिंग क्या है? जब प्रदूषक गहराई में हो, कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है, तो ये काम है बायोवेटिंग का। जैव उपचार तकनीक, हम लोगों ने देखा ना, स्वस्थानी इन सीटू, इन सीटू का मतलब क्या हुआ? ये जहाँ पे पॉल्यूशन है उसी जगह उसका उपचार हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वस्थानी। एक्स सीटू मतलब उठा के लेके जाएंगे कहीं और उनका उपचार करेंगे, उसको देख लेते हैं। देखिए बहिस्थानी एक्स सीटू, एक्स सीटू का मतलब क्या हुआ? एक्स सीटू का मतलब यहाँ से डिग्रेडेबल जो खराब चीज़ें हैं, हम लोगों के पॉल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, उनको लेके दूसरी जगह जाया जाएगा। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में क्या करते हैं? कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करना होता है। तो ये हम लोगों को पता है कि जो गाय भैंस खाती हैं, चारा निकलते हैं, या फिर उनके गोबर होते हैं, उन सबको उठा के एक जगह इकट्ठा करके वो बायोडिग्रेडेबल में बना के उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लैंड फार्मिंग, मृदा दूषित मृदा कीचड़ को खोद कर भूमि की सतह पर फैला दिया जाता है एवं बारंबार जुताई की जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं।
तो ये मतलब उस जगह से उठा के हटा लिया गया। बायोरिएक्टर नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ व जल का उपचार किया जाता है। तो उठा के ले जाएंगे, बायोरिएक्टर में डाल के उसका उपचार किया जाएगा। बायोपाइल्स ये क्या है? लैंड फार्मिंग व कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप है जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में प्रयोग होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैव उपचार परिभाषा क्या है? सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषकों के निष्कासन की एक प्रक्रिया है, अभी हम लोगों ने देखा। तकनीक क्या है? प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने के काम में उपयोग किया जाता है। उपयोग इसका क्या है? सतही जल, भूमिगत जल व मृदा को स्वच्छ करने में और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकार क्या है? स्वस्थाने जैव उपचार, बाह्य स्थाने प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में जाकर और उससे दूर उसे ले जाकर, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया। आयल जयपर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीक है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा विकसित किया गया है। ये तलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। 5 जीवाणुओं को मिलाकर विकसित किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब मान लीजिए ये कोई सी लेवल है, समुद्र का जल है, और किसी जहाज वगैरह पे कोई पेट्रोलियम लद के जा रहा था। अब हुआ क्या कि जहाज या तो डूब गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, फट गई, कुछ भी हो गया, ऑयल इसमें रिसाव हो गया। जब ऑयल की पृष्ठभूमि आप लोगों को पता होगा, पानी में अगर आप ऑयल डालेंगे तो देखेंगे वो ऊपरी सतह पे लेयर बना लेता है। तो अब चूंकि ये कई गैलन थे, हज़ारों लीटर में थे, तो जब हज़ारों लाखों लीटर हैं तो कितना दूर का वातावरण आप समझ सकते हैं कि वो ऑयली हो गया है, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन्हें ही टैकल करने के लिए आयल जेपर का उपयोग किया जाता है कि उनको रिस्क के उस वातावरण को बचाया जाए। प्रदूषण एवं रोग, प्रदूषण और उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पारा इंपॉर्टेंट है, सबके सब ध्यान रखें। मीनामाटा रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, और नाइट्रेट आयन से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, और फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस दांत की बीमारी होती है। प्रदूषण एवं रोग देख लेते हैं। कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है। ये रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी अधिकांश रोगों का मूल कारण होता है। पेयजल में अधिकता पाई जाती है इसकी। और इटाई रोग जो है वो हड्डियों में तीव्र दर्द होता है, जिसे इटाई रोग बोलते हैं। पारा के द्वारा क्या होता है? अन्य नाम इसे मरकरी भी बोलते हैं। पारा युक्त जल के सेवन से मीनामाटा रोग होता है, रोग का कारण होता है। सबसे पहले ये जापान के पास देखा गया था। वहाँ के मछलियों द्वारा, मछलियाँ जो उपयोग में लाते थे वो लोग खाने के लिए, उसी से फैला था। रूपांतरण क्या हुआ? अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाएं करेंगे और उसी के द्वारा बनाते हैं क्या? ये मिथाइल पारा, जो एक विषैला पदार्थ है। मिथाइल पारा क्या है? दुष्प्रभाव इसके क्या क्या होते हैं? बहरापन कर देता है, आँखों को धुंधलापन कर देता है, मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, होठ, जीभ व कई अंगों में शून्यता लाता है। तो कितना खतरनाक है आप इससे देख सकते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः, अब ये क्या है? मुख्यतः स्पर्जिलस फ्लेक्स फफूंदी के द्वारा उत्पन्न होता है। कैंसर जनक पदार्थ है ये, यकृत कैंसर का कारण है और कम आणविक भार वाला एक यौगिक है। पीओपीज क्या है? पूर्ण नाम क्या है? परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोध कार्बनिक यौगिक है ये। चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण है ये, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से मानव एवं पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता इसकी होती है। और वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग देख लेते हैं। एस्बेस्टस धूल, ये क्या है? ये फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। शीशा क्या है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पे काफ़ी खतरनाक असर डालता है। पारा से क्या होता है? उदर रोग होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धमनियों में बाधा उत्पन्न करके मृत्यु का कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हृदय को क्षति पहुंचाएगा, हाँ सीधी सी बात है। नाइट्रोजन
कि ऑक्साइड्स जो हैं इनसे कैंसर फैलता है। धूल के कण जो हैं श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करेंगे। सीसा जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के रोग होंगे। प्रदूषण के विविध तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, ये लगभग 2.5 माइक्रोन के आसपास होते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। अर्जी मोन के बीज का एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से होने वाले रोग का नाम क्या है? एस्बेस्टोसिस। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स का। और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होते हैं कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड कहाँ होते हैं? ये ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला के दहन के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। जल संरक्षण देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। यूएन वाटर नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कहाँ? वर्ष 2003 से। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह को लोकप्रिय नाम है, ये भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, जिसे UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और कुछ तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी जून 2001 में। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर बनाई गई नई योजना का नाम है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः कांटों के रूप में बदल जाती हैं। कहाँ पे? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ज़्यादा करके कटीले पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो उससे ज़्यादा जल, धूप लगेगी तो उससे जल इवेपोरेट होगा और जल का अभाव है उनके पास, इसलिए पत्तों की जगह कांटे होते हैं। जल प्रदूषण एवं रोकथाम के बारे में देख लेते हैं। शुद्ध मिनरल वाटर के बोतलों की पैकिंग में अपनाई गई प्रक्रिया कौन कौन सी है? अशुद्ध जल रहता है, उसे टैंक में भरा जाता है, फिर फिटकरी द्वारा उसका स्कंदन किया जाता है। भारी धातु व अघुलनशील पदार्थ पृथक कर लिए जाते हैं। 1 घंटे पश्चात क्या होगा? क्लोरीनेशन टैंक, क्लोरीन गैस के बुलबुले उसमें डाले जाते हैं। प्राथमिक विसंक्रमण, प्राइमरी डिसइंफेक्शन जो है वो बाहर के लिए जाते हैं। सैंड, उसके बाद बालू फिल्टर लगाया जाता है। अघुलित अशुद्धियों का पृथक्करण कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है उन्हें। फिर विक्लोरीनीकरण किया जाता है कार्बन फिल्टर लगा के। रंग व बदबू को दूर करने हेतु ये प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद माइक्रो फिल्टर लगा होता है। फिर अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण होते हैं। फिर पानी की बोतलों को पैकिंग कर ली जाती है, उसे पीने के लिए यूज किया जाता है। तो कितना लंबा चेन है आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं? बेसिन स्तरीय सामयिक जल प्रबंधन, और उसके बाद पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार होता है। ये राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख लक्ष्य हैं। जल उपयोग कुशलता में 20% की बढ़ोतरी होती है। और अतिदहन क्षेत्र पर ध्यान देना। जल संरक्षण संवर्धन हेतु नागरिकों व राज्य कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं जल को जीवाणु मुक्त करने में। कौन से? क्लोरोमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का। वाटर प्रिवेंशन एवं कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेंस एक्ट लागू किया गया कब? 1977 ईस्वी में। पराबैंगनी विकिरण का प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग किए जल को कीटाणु मुक्त किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट सिस्टम के द्वारा। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। अब आइए एक नज़र देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले देखते हैं भीमताल है, खुरपा ताल है, नैनीताल है और नौकुचिया ताल है।
तो ये कहाँ है? विभिन्न प्रकार के ताल ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नक्की कहाँ है? नक्की है हम लोगों के राजस्थान में, और पुष्कर राजस्थान में है, आना सागर राजस्थान में है, पिछोला राजस्थान में है, और फतेह सागर जो है ये राजस्थान में है। और पोवाई, सिद्धेश्वर और कोराडी ये तीन के तीन महाराष्ट्र में है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ था, उसको हम लोगों ने अपडेट कर लिया है, तो ध्यान दें। पोवाई, सिद्धेश्वर और कोराडी ये कहाँ है? महाराष्ट्र की है। उसके बाद फिर यूपी की देखते हैं कौन कौन सी है। मानसी गंगा है, रामगढ़ ताल है और लक्ष्मी ताल है। उसके बाद नीचे आते हैं मध्य प्रदेश में, तो सागर है, रानी तालाब है और शिवपुरी झील है। दूसरे मैप पे देखते हैं तो डल झील, डल झील हम लोगों का कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और मोती झील कहाँ है? मोती झील बिहार में है। और पश्चिम बंगाल में और एकदम बांग्लादेश के पास लगा हुआ कौन सी है? मिरिक झील है। और इधर फिर हम आते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, तो ट्विन झील पाई जाती है। ये ट्विन झील नागालैंड में है। उसके बाद ये त्रिपुरा में लक्ष्मी नारायण बारी झील है। और उसके बाद फिर ये नीचे आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो रविंद्र सरोवर है। और बिंदुसार झील जो है ये उड़ीसा में है अवस्थित। और ऊटी और कोडाई कनाल ये दो के दो झील कहाँ अवस्थित हैं? ये अवस्थित है नीचे तमिलनाडु में। और कर्नाटक में चन्नापाटन और बेलांदूर ये दो झील अवस्थित हैं। उसके बाद फिर गंगा संरक्षण के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट काफ़ी सक्रिय भी थी इस पर। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का निर्माण किया जाता है। अब इसका गठन कब होता है? 20 फरवरी 2009 को। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो प्रधानमंत्री जी पदेन अध्यक्ष हैं, मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य है। कार्यप्रणाली क्या है? गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी और नियामक कार्य करना, तो उससे रिलेटेड सभी कार्य करते हैं। दीर्घावधि उद्देश्य क्या है? वर्ष 2020 तक गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिलाना, ये दीर्घ अवधि का इसका उद्देश्य था जब ये स्टार्ट किया गया था। नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों के द्वारा किया जा रहा है। सदस्य कौन है? गंगा के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो गंगा की कौन कौन से राज्यों से बहती है? आप लोग हमें कमेंट करके उस राज्यों का नाम अवश्य बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ भी है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापना वर्ष 1985 में हुआ था। संस्थापक कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। वर्तमान नाम क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। उद्देश्य क्या है? प्रदूषित नदियों के किनारे आने वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषक उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना इसका प्रमुख कार्य है। अब नमामि गंगे योजना देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी परीक्षाओं में कई बार आ रहे हैं, तो आजकल बजट से भी मतलब योजनाओं से भी प्रश्न मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। घोषणा केंद्रीय बजट कब हुआ था? केंद्रीय बजट में 2014-15 में इसकी घोषणा की गई थी। एकीकृत गंगा विकास परियोजना 2037 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया था। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण महत्वपूर्ण शहरों में। और प्रावधान क्या है? निर्मल धारा नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अविरल धारा इत्यादि ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद गंगा कार्य योजना प्रथम चरण कब चला था? 1985 में। द्वितीय चरण अप्रैल 1993 में। अनुमोदन कब किया गया था? गोमती एक्शन प्लान प्लस यमुना एक्शन प्लान 1993 में। यमुना एक्शन प्लान में 1993 से प्रारंभ होकर प्रथम चरण, 2004 में द्वितीय चरण और 2016 में तृतीय चरण चला है। उसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं विविध के। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ। सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? समुद्र के भीतर उत्पन्न, अगर भूकंप समुद्र के भीतर विस्फोट करेंगे तो उसी से बनती है सुनामी। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो हीलियम। डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे? मोंटाना अमेरिका को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। डायनासोर का कब्रिस्तान माना जाता है। वह भारतीय कृषि वैज्ञानिक जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? MS स्वामीनाथन, हमारे देश के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के, MS स्वामीनाथन।
भारत के प्रमुख संगठन एवं संस्थान संबंधित राज्य देख लेते हैं। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है ये। देहरादून में उत्तराखंड में भारत का वन्य जीव संस्थान है। नई दिल्ली में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। भोपाल एमपी में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। हैदराबाद में पोषक का राष्ट्रीय संस्थान है। और जयपुर में क्या है? आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान है। आयुर्वेद दवाइयाँ या फिर आयुर्वेद का शोध संस्थान यहीं होता है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी जिसे बोलते हैं, ये अवस्थित है जोधपुर में। जोधपुर कहाँ? राजस्थान में। इम्पॉर्टेंट है इसके सभी, तो इसे याद रखें, बार बार ध्यान दें, पढ़ते हैं। पुणे में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे महाराष्ट्र में। अब आइए देख लेते हैं अंटार्कटिका। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। और भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री, और तीसरा जो है भारती के नाम से किया जा रहा है अंटार्कटिका में जाके, भारत द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है। दिवस अब देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ पे दिए गए हैं। यही मैक्सिमम यहीं से पर्यावरण के काफ़ी दिवस आते हैं, तो विशेष ध्यान दें जो भूलने वाले होते हैं। आंध्र भूमि दिवस जो है वो आंध्र भूमि एवं जल के लिए इसका थीम रखा गया था 2021 में। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। जल दिवस जो है वैल्यूइंग वाटर, ये 2021 का थीम था। विश्व वन्य जीव दिवस, वन और आजीविका, लोगों और ग्रहों को बनाए रखना, ये 2021 का ही था। विश्व शौचालय दिवस, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, तो ये तो बीत चुके हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कौन कौन से दिवस कौन कौन सी तिथि को मनाए जाते हैं। इसके पहले एक नज़र हम लोग देख लेते हैं विभिन्न पुरस्कारों को। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को दिया जाता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। और टाइलर पुरस्कार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, तो ये डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शब्द में पर्यावरण नहीं लगा है, तो सीधा पूछ सकते हैं ये पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो याद रखें। बोरला पुरस्कार कृषि से संबंधित है, किसी क्षेत्र में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। और वैश्विक 500 जिसे ग्लोबल 500 बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है उसे देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, बगल में ही देख रहे हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। इसमें आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को। हर महीने चेंज हो रहे हैं, डेट वही है। कौन सा है? जल, पृथ्वी और जैव विविधता। ध्यान रखेंगे, तीन के तीनों पूछे जाते हैं, बराबर आते हैं। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर प्रथम सोमवार को। तो ऐसे नहीं सीधा ये पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, तो एक हल्का सा ध्यान में रखें क्योंकि डायरेक्ट डेट वाले ज़्यादा आते हैं। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है और कई बार आया भी है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, विविध देख लेते हैं। समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी और समुद्री अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी। इससे और क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी आएगी, उसका प्रभाव क्या होगा? मत्स्य उत्पादन में गिरावट आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जब मत्स्य के उत्पादन में गिरावट आएगी तो भुखमरी भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सी पॉपुलेशन आज भी मांसाहारी है पूरी दुनिया की। कार्बोनेट आयन में कमी होगी और उससे क्या होगा? कैल्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। कंकाल के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगा। पादप प्लवकीय डिंपकों को उत्तर जीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। प्रवाल विरंजक कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करेंगे। कोरल रीफ जो समुद्र में पाए जाते हैं, एक प्रकार के रीफ हैं, तो इसे आप देखना है तो आप इसे जगह हम लोगों का जो जीएस दृष्टि का जियोग्राफी हुआ है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है कोरल रीफ के बारे में।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। धान के खेत, कोयला का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि तथा दीमक के स्रोत हैं, ये कौन से हैं? मीथेन गैस यहाँ से निकलती है। विश्व उष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है वो है चक्रवात तथा तूफान, उष्मन की वजह से। विश्व का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण है, यह सुझाया था मिलुटिन मिलानकोविच ने। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो लागू हुई थी 1994 में। वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है कितना? 0.03%। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव, यह पहल प्रवर्तित किया गया है UNFCCC के द्वारा। जिस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है? तो भूटान देश है। अत्यधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो जैविक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो वो कौन सा है? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में संपन्न हुआ था। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। इतने प्रकार के ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सीधा पूछे जा सकते हैं। आइए अब कुछ संस्थान और स्थापना विभाग देख लेते हैं। देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है यहाँ। जोधपुर शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान, और बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जोरहट में क्या है? वर्षा वन अनुसंधान है। कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है। कोयम्बटूर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो है। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी बोलते हैं अवस्थित है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लगभग आए हुए हैं, इसे विशेष ध्यान रखें। वन से संबंधित कुछ अधिनियम हैं, अधिनियम को देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। वन नीति 1952 से लेकर 1988 संशोधित किया गया संयुक्त वन प्रबंधन नीति है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। शब्द और संबंधित व्यक्ति, हरित विकास ये शब्द दिया था WM एडम्स के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे बोलते हैं? मसानोबू फुकुओका को। और पारिस्थितिकी तंत्र टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी नीश ग्रीनेल द्वारा दिया गया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी अर्नस्ट हेक्कल के द्वारा दिया गया था। जैव विविधता रेमंड दासमैन के द्वारा दिया गया था। और बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस के द्वारा दिया गया था। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। टोटल कितने हैं? 18 हैं। इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है मणिपुर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के निवास के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कब किया गया था? 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए कार्य करता है। एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में भी इसे जाना जाता है। PM 2.5, PM10 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिस शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रमुख कारण है, तो ये दिल्ली में इसी की वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लियर एयर कंडीशन CCAC मुख्यतः जिन प्रदूषकों पर केंद्रित रहता है वह है मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोराइड कार्बन।
वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु YVAYU प्रणाली का शुभारंभ किया गया दिल्ली में। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे प्रदूषक से स्वच्छ नहीं किए जा सकते, तो ये वर्षा द्वारा स्वच्छ नहीं किए जा सकते। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऊपर हम लोगों ने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि प्रदूषक उदाहरण है किसके, प्राथमिक प्रदूषक के हैं ये। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, तो ये भी पेपर में आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने जीएस दृष्टि का इन्वायरमेंट हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी कवर कर लिया है। आप लोगों ने पुस्तक ले ली होगी, ये एक नोट्स की तरह है और इसे बार बार आप लोग देखते रहें और इस वीडियो को ही रिपीट करके आप 2-3 बार देख लेंगे। चलने दीजिए, आप लोग मत ध्यान दीजिए, बस उसको ऑडियो को सुनते रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें लगभग कंसेप्ट बहुत से क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में हम लोगों का एक भी प्रश्न डूबेगा नहीं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।